देवकी का एक ही बेटा था जिसका नाम था सचिन। सचिन की पत्नी का नाम था शालिनी और सचिन और शालिनी के दो बच्चे भी थे। एक का नाम चिंकू और एक का नाम पिंकी था। उनके पति जयप्रकाश एक बिजनेसमैन थे और उनका बेटा सचिन नौकरी किया करता था। उनके घर में पैसों को लेकर कोई भी कमी नहीं थी। उनका घर काफ़ी बड़ा था और वे सब बहुत ही शांत स्वभाव से उस घर में रहा करते थे। लेकिन देवकी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी क्योंकि उसकी बहू शालिनी की माँ अपने घर अकेली रहा करती थी क्योंकि उनका एक बेटा यूएसए काम करने के लिए चला गया था। अरे बहू शालिनी, तुम्हें इस बार मायके गए हुए पूरे 4 महीने हो गए। जरा एक बार घर जाकर देख तो आओ, सुषमा जी ठीक है भी या नहीं। आप जानती है ना मम्मी जी, दोनों बच्चे और ये जॉब, ये सब करने के बाद मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अरे लेकिन बेटा, तुम्हारा भाई तो उन्हें पहले ही छोड़कर यूएसए चला गया, अब तुम्हें तो उन्हें संभालना चाहिए ना। लेकिन मम्मी आप शालिनी को क्यों समझा रही हैं? गलती तो इसके भाई की है ना, वो अपनी माँ को ऐसे छोड़कर गया है क्यों? अब इसमें शालिनी क्या करेगी? अब बेटा अगर भाई यहाँ नहीं गए तो इसे ही तो उसे संभालना चाहिए ना। अरे छोड़िए मम्मी जी, वैसे ही माँ को पहले से अकेले रहने की आदत है। भाई छोड़कर यूएसए चला गया और पापा की तो काफी टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। अब उनकी पूरी किस्मत में कोई क्या ही कर सकता है। शालिनी की ये बातें सुनकर देवकी बिल्कुल चुप हो जाती है और परेशान हो जाती है। कुछ दिनों बाद देवकी का जन्मदिन था। अरे मम्मी, मैंने और तुम्हारी बहू शालिनी ने इस बार आपके जन्मदिन पर एक पार्टी रखी है। अगर आपकी कोई सहेली हो तो आप उन्हें भी बुला लीजिए। इस उम्र में कहाँ कोई सहेली है मेरी, कोई भी तो नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी, इतनी सारे फ्रेंड्स तो है आपकी, फिर क्या टेंशन है, बुला लो सब। अरे माँ, इतनी सारी मोहल्ले की औरतें तो आपकी सहेली हैं और आप कह रही हो आपकी कोई सहेली नहीं है। आप उनके साथ पार्टी भी करती हो, घूमने भी जाती हो, वो है तो आपकी सहेली। अच्छा चलो ठीक है, तुम सब इतना कह रहे हो तो मैं इस बार अपनी बर्थडे पार्टी में अपनी एक ऐसी दोस्त को बुलाऊंगी जिसको देखकर तुम सब चौंक जाओगे। अरे वाह मम्मी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम भी आपकी दोस्त से मिलेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं पार्टी की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। शालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, आपको जिसे बुलाना है बुलाइए, हम उनका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे और उनका खूब ख्याल भी रख देंगे। क्या सच में? तुम मुझसे वादा करो कि जैसा मैं तुमसे कहूँगी तुम उसके साथ ऐसा ही करोगे। अरे बिल्कुल मम्मी, जैसा तुम कहोगी हम ऐसा ही करेंगे। और फिर देवकी जी की पार्टी का दिन आता है और सब पार्टी में व्यस्त होते हैं। अरे क्या मम्मी, आपकी वो खास दोस्त तो अभी तक आई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो आएंगी हम तभी केक काटेंगे। अरे वो देखो, वो आ गई मेरी दोस्त। अरे ये तो शालिनी की मम्मी है। अरे वाह, नानी आ गई, अब तो बहुत मजा आएगा। अब तो मैं रात को नानी से कहानियाँ सुना करूँगा। ये क्या मम्मी जी, आपने अपने बर्थडे पर मेरी मम्मी को बुलाया और मुझे बताया भी नहीं। अरे बाबू, ये सरप्राइज था तुम्हारे लिए। अरे शालिनी बेटा, कैसी हो तुम? तो मुझसे पिछले 4 महीने से मिलने आई नहीं, लेकिन तुम्हारी सासू माँ ने मुझे यहाँ बुला लिया। अरे सब बातें छोड़िए, चलिए अब जल्दी से जन्मदिन मनाते हैं, बहुत मजा आएगा। जानकी को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था और रात वो वहीं रुक जाती है और जब सुबह सब एक साथ बैठे होते हैं। अरे माँ, आपको कब जाना है मुझे बता दो, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर देती हूँ। और या फिर मैं भी ऑफिस से जा रहा हूँ, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से टैक्सी करके चले जाना। अरे लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो चिंकू और पिंकी अपनी नानी के साथ खेले भी नहीं, अभी उन्हें खेलने तो। हाँ, अभी तो हमें अपनी नानी के साथ बहुत खेलना है। हाँ, मुझे भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मम्मी, आप अपनी बेटी के ससुराल में ऐसे कैसे रुक सकती है? आप जाना तो होगा ना। अरे कैसी बातें कर रही हो बहू, अभी सुषमा जी हमारे साथ कई दिन यही रहेंगी, क्या फर्क पड़ता है? हमारा इतना बड़ा घर है, उसमें अगर एक कमरे में वो भी रह लेंगी तो। चलो जब आप इतना कहती हो तो मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ, और वैसे भी मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा। अपनी माँ की बात सुनकर शालिनी गुस्से से अपनी जगह से उठती है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करना, मुझे नहीं पता। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, अब मुझे भी ऑफिस जाना है। और इतना कह के सब चले जाते हैं और शाम के वक्त जब शालिनी अपने ऑफिस से वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ घर के बाहर बैठी होती है। तो उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बेटा आ गई तू, आजा मेरे पास बैठ जा। अरे मैं क्या करूँगी आपके साथ बैठकर, मैं पूरा दिन ऑफिस में थक जाती हूँ, बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, उसके बाद मुझे किसी से बात करने की कैपेसिटी नहीं होती। अरे मैंने तुझसे ये कब कहा कि तू मेरे पास बैठ मुझसे बातचीत कर? मैं तो ये कह रही हूँ सिर्फ मेरे पास बैठ जा। और करण के यूएस जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती? आपको करण को कभी यूएस जाना ही नहीं देना चाहिए था। मैं तो बैठी थी, मेरी तो शादी होकर यहाँ कभी न कभी आना ही था। हाँ बेटा, लेकिन हम बच्चों पर एक वक्त के बाद
अपना कहना नहीं चला सकते। मम्मी, अब से एक बात कहूँ, आपको ना अपने घर वापस आ जाना चाहिए। अरे बेटा, देवकी जी अभी मंदिर गई है पूजा करने के लिए, और वो मुझसे कहकर गई है मैं कहीं ना जाऊँ। अगर मैं ऐसे चली जाऊंगी तो बेटा उन्हें बुरा लगेगा ना। लेकिन आप अगर यहाँ रहेंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? आपने अपने बेटे करण को तो आज़ादी दे दी, लेकिन मैं बेटी हूँ, आप मुझे बिल्कुल आज़ादी नहीं देना चाहती। मुझे आपके यहाँ रहने से प्रॉब्लम होती है माँ। अच्छा बेटी, अगर मेरे यहाँ रहने से तुझे परेशानी होती है तो मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं देख सकती। फिर सुषमा वहाँ से चली जाती है। फिर जब देवकी जी मंदिर से घर आती हैं तो उन्हें सुषमा जी कहीं दिखाई नहीं देती हैं, तो वह अपनी बेटी से पूछती हैं, अरे सुषमा जी कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे मम्मी जी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है, तो मैंने उन्हें उनके घर भेज दिया। ऐसा ही होता है, जब आदमी बुढ़ापे में आ जाता है तो उसका मन सिर्फ अपने घर ही लगता है। अरे उस काली मायके में ऐसा है ही क्या जो उनका वहाँ दिल लगेगा? अरे माँ, अपना घर ही होता है, उनका वहाँ दिल आराम से लग रहा होगा। देवकी जी को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि सुषमा उन्हें बिना बताए अपने घर चली गईं, लेकिन वे किसी की बात पर भी यकीन नहीं करती हैं। और रात के वक्त जब शकुंतला जी अपने कमरे में होती हैं, दादी, मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। हाँ दादी, मम्मी को इस तरह नानी को उनके घर वापस नहीं भेजना चाहिए था। ये तुम क्या कह रहे हो चिंकू और पिंकी? क्या सच में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी नानी को भेजा है यहाँ से? हाँ, शाम को जब मम्मी वापस ऑफिस से आई तो नानी से कह रही थी कि तुम यहाँ से वापस अपने घर चली जाओ। क्योंकि मम्मी ने नानी से कहा था कि उनके यहाँ होने से मम्मी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सब समझती हूँ, मुझे पता है कि जानकी जी मुझे ऐसे छोड़कर बिना बताए नहीं जा सकती। कुछ दिनों के बाद अरे बेटा सचिन, मेरी सुषमा जी से बात हुई थी, उनकी काफी तबीयत खराब है, तुम और शालिनी चले जाओ और जाकर उनसे मिल आओ। अरे मैं ऐसा करती हूँ, मेडिकल वालों को फोन करके उनकी दवाई भिजवा देती हूँ। मुझे पता है मम्मी कौन सी दवाई लेती है। लेकिन बेटा, अगर तुम उनसे मिलने के लिए चले जाओगी तो कोई परेशानी थोड़ी है। अरे मम्मी, आज तो शालिनी के ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो इस वीक तो बिल्कुल भी खाली नहीं है, उससे बहुत काम है। देखो बेटा, या तो तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना चाहिए या फिर उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे माँ, आप बेफालतू में इतनी टेंशन ले रही हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, वे अपना इतना ख्याल रख सकती हैं, और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं या सचिन उन्हें पहुँचा देंगे। आप ज्यादा मत सोचिए। अब सचिन और शालिनी की बात सुनकर देवकी जी बिल्कुल चुप रह जाती हैं, और कुछ दिनों बाद देवकी जी अपने घर के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाती हैं। मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप मम्मी बताइए ना क्या बात करनी है। अरे बेटा, वो तुम्हारे दादाजी का गांव है ना, वहाँ अपना एक पुराना आश्रम है जहाँ हम लोगों को एक हफ्ता रुक कर आना है। अरे हाँ मम्मी, वो आश्रम तो बहुत अच्छी जगह पर है और शालिनी तो वहाँ कभी गई भी नहीं, बहुत मजा आएगा। सचिन, तुम और चिंकी पिंकी, तुम दोनों भी, तुम मेरे साथ उस आश्रम में चलोगे। और मम्मी जी, मैं क्या करूँगी? अरे नहीं बहू, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इस टाइम जो दिन चल रहा है ना, तो पंडित जी ने कहा था कि तुम इस टाइम घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या मतलब मम्मी जी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, मैंने पंडित जी से बात की थी, तो वो कह रहे थे जिस सप्ताह में हम आश्रम जाएंगे उस सप्ताह तुम्हारी कुंडली में कुछ दोष है, जिस कारण तुम्हें घर से निकलना सही नहीं है। मम्मी जी, फिर हम भी आश्रम बाद में ही चलते हैं ना, ऐसे शालिनी को छोड़ के जाने का क्या मतलब है? हाँ बेटा, वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी अपनी बहू को घर अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उस सप्ताह एक तिथि आ रही है जिसमें वहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी मजबूरी है, नहीं तो मैं अपनी बहू को कभी न छोड़ के जाती। लेकिन मैं ऑफिस तो जा सकती हूँ ना मम्मी? मुझे नहीं लगता, जब पंडित जी ने घर से पैर निकालने के लिए मना किया है तो तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो? हाँ, सचिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बस 7 दिन की तो बात है बहू, किसी तरह एडजस्ट कर लो ना। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। फिर देवकी, सचिन, चिंकू, पिंकी सब वहाँ चले जाते हैं, और फिर उधर शालिनी अकेली रह जाती है। उसे रातों को नींद आना भी बंद हो जाती है और उसका सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। इस तरह वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर 7 दिन बाद जब देवकी सबके साथ वहाँ से लौटकर वापस अपने घर आती हैं
तो शालिनी की हालत देखकर वह दंग रह जाती। अरे क्या हुआ शालिनी, ऐसा लग रहा है तुम्हारी काफी तबीयत खराब है। अरे शालिनी बेटा क्या हुआ, काफी तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी। अरे कोई परेशानी थी तो बता देती, तुम तो घर में ही थी, दवाई ववाई ले लेती। मैं पिछले 7 दिन से घर में हूँ, ना किसी से बात कर पाई और ना किसी से मिल पाई। इतनी डिप्रेशन में मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं गई, मुझसे ऐसे अकेला नहीं रहा जाएगा। शालिनी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी, कोई परेशानी थी, तो तुम मुझे कॉल कर सकती थी, मैं तुम्हें ऑर्डर कर देता हूँ। बाहर से ऑर्डर तो मैं भी कर सकती हूँ ना, लेकिन मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, मुझे अपने बच्चों और आपकी जरूरत थी। सचिन मैं तुम लोगों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। बहू मुझे माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि तुम्हारी 7 दिन में अकेले रहकर अगर ये हालत हुई है तो वहाँ बेचारी सुषमा जी की क्या हालत होती होगी। देवकी जी की बात सुनकर बिल्कुल सब शांत हो जाते हैं। आप सही कह रही हैं मम्मी, शालिनी को अपनी माँ को ऐसे वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम ऊपर से उनसे मिलने भी नहीं चाहती। बेटा क्या हुआ अगर तुम्हारा भाई उन्हें छोड़कर चला गया तो तुम उनका साथ नहीं दे सकती, तुम भी तो उन्हीं की औलाद हो। फिर शालिनी किसी से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और सुबह को अपनी माँ सुषमा को साथ लेकर आती है। ठीक कहा था मम्मी, आज से मेरी माँ मेरे साथ ही रहेंगी और मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगी। चलो ठीक है बेटा, तुम्हें देर से ही सही मगर समझ तो आया, लेकिन कभी भी किसी को भी अपने माँ बाप को ऐसे अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काजल की नई नई शादी हुई थी और वो पहली बार अपने मैके जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने पति रमन से बोलती है, आज मैं अपने मैके जा रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब मैं अपने मैके वालों के लिए क्या लेके जाऊँ, मैं पापा के लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊँ, मैं मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊँ, बताइए ना मुझे, मैं क्या लेके जाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है कि तुम्हें कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे तसल्ली करो, थोड़ी थोड़ी तसल्ली करो, आराम से बैठो और सोचो क्या क्या तुम्हें गिफ्ट लेके जाना चाहिए। हाँ यही तो मैं इतनी देरों से सोच रही हूँ, रात से मैं इसी में परेशान हूँ, क्या लेके जाऊँ क्या लेके जाऊँ। पापा के पास तो सारा कुछ है, मैं क्या दूँ उन्हें। अरे तुम जो भी उन्हें अपनी खुशी से दोगी, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसी में ही, चाहे वो उनके पास हो या ना हो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले लो। हाँ तो आप मेरे साथ चलो जल्दी शॉपिंग कराने मुझे, ताकि मैं सबके लिए गिफ्ट लेके चलूँ। आप चले हो ना मम्मी पापा के लिए शॉपिंग कराने? अरे हाँ बिल्कुल काजल, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब वो मेरे भी तो मम्मी पापा है ना, चलो चलते हैं और उनके लिए सामान लेकर आते हैं। सामान लेकर काजल अपनी मैके पहुँच जाती है। वो अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके मम्मी पापा और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अरे काजल बेटा, तुम अपने पापा से बातें करो, मैं जब तक खाना बनाती हूँ और तुम्हें खाना खिलाती हूँ, ठीक है? तुम बैठो। अरे माँ मैं क्यों बैठूँ भला, मैं तुम्हारे साथ खाना बनवाऊंगी, तुम अकेले थोड़ी ना खाना बनाओगी। चलो चलो दोनों चल के खाना बनाएंगे। अरे बेटा अब तुम खाना मत बनाओ, तुम आराम करो, यहाँ पर बैठो और अपने पापा से बातें करो। मैं खाना बना कर लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। अरे नहीं मम्मी, आप क्यों मना कर रही हो मुझे काम करने से? मैं शादी से पहले तो सारे काम करती थी ना, फिर आज तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? मुझसे क्या कोई गलती हो गई? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, अब तुम हमारे घर कुछ दिनों के लिए तो आई हो मेहमान बनकर, तो फिर तुमसे मैं काम कैसे कराऊं? अब तुम मेहमान हो मेहमान, आराम से बैठो, अपने पापा से बातें करो और तुम आराम करो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। अरे माँ ये क्या कह रही हो, मैं मेहमान बन गई? अब शादी से पहले तो ये मेरा घर था, अब क्या ये मेरा घर नहीं रहा? अरे बेटा तुमसे ये किसने कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है? तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम अपने ससुराल में बहुत काम करा होगा तुमने। अब आराम करो, यहाँ पर बैठो, मैके में सब आराम करने ही आते हैं और तुम भी अब आराम करो। अब पहले वाली बात नहीं है, अब तुम कुंवारी नहीं हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अरे माँ अब मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं घर पे काम नहीं कर सकती? तुम क्यों रोक रही हो मुझे? हम दोनों चलते हैं और किचन में चलकर खूब ढेर सारी बातें भी करेंगे और साथ साथ में खाना भी बनाएंगे, नहीं तो आप अकेले अकेले तो बोर हो जाओगी ना। अरे बेटा मैं कोई बोर नहीं होंगी, तुम थक जाओगी, तुम बैठो आराम करो। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे खाना नहीं बनवा रही हो ना, तो जब तक तुम खाना बना के आओ मैं रूम की सफाई कर देती हूँ और पौधे को पानी भी डाल देती हूँ, ठीक है? अब तो सही है ना? अरे बेटा ये सारा काम मैंने कर लिया है, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो यहाँ पर बैठकर। अरे ये क्या कर रही हो माँ तुम? मैं यहाँ पर आराम करने थोड़ी ना आई हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे आराम क्यों करूँ भला? अरे मुझे भी काम करने दो, तुम क्यों रोक रही हो मुझे काम करने से? अरे बेटा
तुम नहीं समझोगी। तुम आराम से बैठो, बस मैं खाना बना कर आती हूँ और फिर सब जने खाना खाएंगे। और रही बात हम दोनों की बात करने की, तो वो हम खाने के टेबल पर ही कर लेंगे, खाना खाने के बाद फिर कर लेंगे। ठीक है, अब तुम बैठो। काजल को ये सब बहुत अजीब लगता है। उसे अपने ही घर में मेहमानों की तरह देखा जा रहा था और उसे मेहमानों की तरह रखा जा रहा था। ये उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। खाना खाने के बाद उसको चाय को मन करता है। वो चाय बनाने जाने लगती है, तभी उसके पापा उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, अरे काजल बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? पापा मुझे चाय को बहुत मन कर रहा है, इसीलिए मैं अपने लिए गर्मा गर्म तुलसी की चाय बनाने जा रही हूँ और आपके लिए भी अदरक की चाय बनाकर ला दूंगी। और कुछ बनवाना है तो बता दो जल्दी से, मैं सारा कुछ बनाकर लाती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। अरे बेटा, तुम क्यों चाय बनाओगी? अभी तो तुम आई हो और तुम काम पे लग गई। नहीं नहीं, मैं चाय बना कर लाता हूँ। मैं अपने लिए अदरक की और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा तुलसी की चाय बना कर लाता हूँ। अरे पापा, मैं आपसे चाय बनवाऊंगी? ये आपने सोच भी कैसे लिया? और ये मेरा ही तो घर है, मुझे यहाँ पर कोई काम क्यों नहीं करने दे रहा है? शादी होने से पहले तो सब ठीक था, सब काम मैं ही तो किया करती थी। आप काम करने में कौन सी आफत आ रही है? तुम सब जने मेरे पीछे क्यों पड़ चुके हो? मैं क्यों आराम करूं यहाँ पर? ये मेरा घर है। अरे बेटा, तुम्हारी अब शादी हो चुकी है। अब तुम कुछ दिनों के लिए तो हमारे घर मेहमान बनकर आई हो, तो हम तुमसे कैसे काम करा ले? अच्छा चलो, मैं चाय नहीं बनाता हूँ, तुम्हारी छोटी बहन चाय बना लेगी और गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लेगी। फिर हम दोनों बैठकर ये सब खाएंगे। उनकी बातें सुनकर काजल को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो गुस्सा हो जाती है और वो उसी दिन अपनी ससुराल वापस आ जाती है। अरे क्या हुआ काजल, तुम ऐसे क्यों वापस आ गई? तुम तो 2-3 दिन रुकने गई थी ना अपने घर। अरे मैं वहाँ पे कैसे रुकूं? वहाँ पे तो सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई अनजान हूँ, जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। कोई भी मुझे काम करने नहीं दे रहा था वहाँ पर। मैं जो भी काम करने चलूँ, सब जने रोक ही रहे थे। शायद शादी के बाद अब किसी को मुझसे प्यार नहीं रहा, इसलिए अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे गुस्सा कर दिया। और पहले मैं गुस्सा होती थी ना, तो सब जने मुझे मनाने आ जाया करते थे, लेकिन देखो अब कोई भी मनाने नहीं आया मुझे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसीलिए वो तुम्हारा सम्मान कर रहे थे। तुम अब पराए घर की हो चुकी हो, इसलिए वो तुम्हें आराम दे रहे थे। तुम ऐसी उल्टी उल्टी बातें क्यों सोच रही हो? वो तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुम्हें नाराज नहीं देख सकते। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जब काजल दरवाज़ा खोलकर देखती है तो दरवाजे पर उसके मम्मी पापा खड़े थे। अरे मम्मी पापा आप? हाँ बेटा, तेरे आने से तो पूरा घर सूना सूना ही हो गया। तो ऐसे गुस्से में भाग आई, हमसे क्या गलती हो गई? नहीं माँ, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं ही ज़्यादा सोच रही थी। तो बेटा फिर घर चलो ना, तुम ऐसे गुस्से में आ गई, किसी को भी घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, सब घर सूना हो चुका है। हाँ बेटा चलो, घर चलो, कुछ दिन रुक कर आना। फिर काजल खुशी खुशी अपने मायके चली जाती है। एक गांव में एक प्रकाश नाम का आदमी अपने बेटे और अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह जो कुछ भी मेहनत किया करता, उससे ही वह अपने घर का खाना खर्च चलाया करता था। उसकी बीवी की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उसका बेटा अपनी दादी के साथ ही रहा करता था। एक बार की बात है, पास ही गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा होता है, जिसमें रोहन के दोस्त मेला देखने गए होते हैं। जब वे मेला देखकर वापस आते हैं तो रोहन को बताते हैं कि वहाँ तो बहुत अच्छा मेला लगा है, जहाँ झूले और सब कुछ है। तो फिर रोहन का भी देखने के लिए दिल करने लगता है और वह आकर प्रकाश से बोलता है, पापा पापा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। मेरे दोस्त मेला देखने गए थे तो वो कह रहे थे मेला बहुत अच्छा है। इतना बोलकर रोहन अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है। अरे बेटा, जिस गांव की बात तुम कर रहे हो ना, वो यहाँ से बहुत दूर है। हम सुबह को जाएंगे तो रात तक वापस आएंगे, और तुम कुछ दिन रुक जाओ, वो मेला अपने गांव में भी लगेगा। अरे पिताजी, तुम तो जानते हो कि अपने गांव में कभी भी मेला नहीं लगता, और तुम बहुत दिनों से मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए हो। मुझे ले चलो ना पिताजी। वैसे कमल बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम अपना दिल मत मारो। बेटा प्रकाश, तुम इसे मेला दिखाने ले जाओ, नहीं तो ये पूरा साल हमें यूं ही परेशान करता रहेगा। फिर बाद में प्रकाश अपने पैसों का हिसाब लगाता है और सोचता है कि इतने पैसों में तो मेला देख ही आएगा। फिर अगले दिन, अरे बेटा रोहन,
चलो मैं तुम्हें मेला दिखा लाऊं। तुम बहुत जिद कर रहे थे मेला देखने की। अरे वाह पिताजी, सच में? चलो मैं अभी चलता हूँ। फिर वो टेम्पो में बैठकर मेले चले जाते हैं और रोहन पूरा दिन यूं ही मेले में खेलता कूदता है। और फिर शाम होते ही वह जैसे वापस आ रहे होते हैं तो एक टेम्पो से दूसरे टेम्पो में टक्कर लग जाती है, जिस कारण रोहन के चोट लग जाती है। जल्दी में उसका पिता प्रकाश उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर उससे बोलता है, अरे भाई, इस बच्चे की हालत तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तुम ऐसा करो, काउंटर पर 50,000 रुपये जमा कर दो, मैं इसका कुछ करता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर अपने चैम्बर में चला जाता है और बेचारा प्रकाश परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि वे रोहन का इलाज करा सके। फिर बेचारा वो परेशान होकर वापस अपने घर आ रहा होता है। तभी आते आते रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, सुनो प्रकाश, मेरी बात सुनो। अरे कौन है भाई? जो भी है मेरे सामने आओ। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे जल्दी बताओ। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। अच्छा तो बताओ मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम इसे मेरे पास लिटा दो और देखो मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। फिर प्रकाश अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे लिटा देता है और कुछ ही देर में उसका बेटा बिल्कुल सही हो जाता है। जो उसके चोटें लगी थीं वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। यह देखकर प्रकाश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अरे तुम्हारा बेटा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम ऐसा करो, मेरे कुछ केले तोड़ लो और इसे रोज एक केला खिलाओ। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ जिससे तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा जल्दी ताकतवर हो जाएगा। हे जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ? तुम बताओ मुझे बताओ। अरे प्रकाश, तुम मुझे आगाह करवा सकते हो। इसी महीने में पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन आकर तुम्हें मुझे आजाद कराना होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें आना सिर्फ पूर्णिमा के दिन है। तुम किसी भी टाइम आ सकते हो, लेकिन तुम मुझे आजाद जरूर कराना। और बेचारा पेड़ अंदर अंदर ये भी सोच रहा था क्योंकि आज तक उसने जितने लोगों की भी मदद की थी, आज तक उसे कोई आज़ाद कराने नहीं आया। हाँ जादुई पेड़, मैं तुम्हें आजाद कराने जरूर आऊंगा। तुमने मेरे बच्चे को ठीक किया है, मैं तुम्हें आजाद कराने जरूर आऊंगा। पेड़ से कुछ केले लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे माँ, इस महीने में जैसे ही पूर्णिमा आए ना, तुम मुझे बता देना। मुझे उस जादुई केले के पेड़ को आजाद करा के आना है। उसने मेरा बेटा ठीक कर दिया है। अब रोज प्रकाश अपने बेटे को एक केला खाने के लिए देता, जिससे वह अंदर से बहुत ताकतवर हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों में सारे केले खत्म हो जाते हैं। रोहन के ठीक होने पर उसका बाप प्रकाश ये भूल जाता है कि मुझे केले के पेड़ को भी आज़ाद कराना है। उसके दिमाग में से ये बात बिल्कुल निकल ही जाती है। और फिर एक दिन, अरे माँ, आज तो सुबह से एक साथ बारिश ही पड़ रही है। आज तो मेरा कहीं काम पर जाना ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ना जाना भी अच्छा होता है। क्या पता इसमें क्या अच्छाई छिपी हो। अरे पिताजी, अब तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। देखो, मैंने घर का सारा पानी बाहर निकाल दिया और ऊपर पिन्नी भी बिछा दी। सच में माँ? अगर वो जादुई केले का पेड़ ना होता तो मेरा बेटा आज ठीक ना होता। जैसे ही जादुई केले की बात आती है तो एकदम प्रकाश को याद आता है कि मैंने उसे आज़ाद कराने का वादा भी तो किया था, और आज क्या है? मैं माँ से पूछता हूँ। अरे माँ, मैंने तुमसे कहा था कि पूर्णिमा आए तो मुझे बता देना। क्या पूर्णिमा निकल गई? अरे ऊपर वाले, आज तो अनर्थ ही हो जाता। मैं तो भूल ही गई कि पूर्णिमा आज ही है। लेकिन बेटे, तू पार कैसे जाएगा? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं माँ, मैंने उस जादुई पेड़ से वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। चाहे कितनी बारिश तूफान आए, लेकिन मुझे उसके पास जाना ही होगा। फिर प्रकाश उस पेड़ के पास जाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और बारिश पड़ते में ही वे जंगल की तरफ जा रहा होता है और उधर केले का पेड़ सोच रहा होता है। अरे आज तक मैंने अपने आदमी की मदद करी, आज तक कोई नहीं लौटा और मुझे लगता है शायद अब ये प्रकाश भी नहीं आएगा। ऐसा लगता है मुझे जिंदगी पर ऐसे ही काटनी पड़ेगी। फिर तभी वहाँ प्रकाश आ जाता है। मुझे माफ करना, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज पूर्णिमा है
और बारिश की वजह से मैं इतना लेट हो गया। शंकर को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर वह जादुई पेड़ बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे बोलता है, मुझे तुम्हारे आने की बहुत ज़्यादा खुशी है। आज तक मुझसे हजारों लोगों ने वादा किया, लेकिन कोई भी लौट कर नहीं आया, और तुम इतनी बारिश में मेरे लिए आए हो। अरे देखो, मुझे टाइम का पता नहीं है, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मैं पहले तुम्हारा ये धागा काट देता हूँ। जैसे ही प्रकाश उसका धागा काटता है तभी वहाँ एक राजा प्रकट हो जाता है। यह देखकर प्रकाश बिल्कुल चौंक जाता है। मुझे एक साधु ने श्राप देकर केले का जादुई पेड़ बना दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे आज़ाद करा दिया। ये जादुई केला लो, इससे जो तुम्हारी समस्या हो वो दूर हो जाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ। फिर वो जादुई केला लेकर वापस अपने घर आ जाता है और प्रकाश के दिन फिर से बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो गाइस, फुल वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर